तो अगर आप 11th एंड 12th क्लास के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मेरे साथ गूगल मीट पे लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। सो वेलकम बैक स्टूडेंट, नाउ दिस इज़ योर विजय हियर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हम ई पाठशाला चैनल पे काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं और आज हम 2021 में देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम, उनके लिए हम न्यू सीरीज़ के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लेके आए हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है यूएस हेजेमनी, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि समकालीन विश्व के अंदर किस तरीके से अमेरिका जो है अपने पावर के बारे में दिखाने की कोशिश करता है। हम समझने की कोशिश करेंगे सारे एस्पेक्ट्स को बहुत ही करीबी से, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा बिकॉज ये चैप्टर का पहला पार्ट है और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। पॉलिटिकल साइंस का वर्ल्ड वाली बुक का चैप्टर 3 है ये, जिसमें आप देखेंगे यूएस हेजेमनी के बारे में और जानेंगे पॉलिटिक्स पूरे वर्ल्ड में इनकी वजह से क्या चल रही थी। अगर आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा हो और पहला चैप्टर पढ़ा हो, कोल्ड वॉर वाला चैप्टर पढ़ा हो और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा हो, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट कि आफ्टर सॉरी मैं मिस कर गया एक चीज़ बोलना कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप अगर हमारे YouTube चैनल के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं स्पेशली फॉर नोट्स के लिए, तो आपको नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, ट्विटर्स है, उन सब पे हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहते हैं। वहाँ से भी आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती रहती है, तो वहाँ पे जाके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो नाउ इस बुक के अंदर हम समझने की ये कोशिश कर रहे थे, अगर आपको ध्यान हो वर्ल्ड के लेवल पे मैंने आपको वर्ल्ड की पॉलिटिक्स समझानी है, वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है वो हम पूरी इस बुक के अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको ध्यान हो तो वर्ल्ड वॉर जो वॉर था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था वो कब हुआ था भाई? वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सभी को पता है अच्छी तरीके से कि वो 1914 से लेके 1918 लगभग चला था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से लेके 45 के बीच में चला था और यहाँ पे जो वॉर चल रहा था वो उस समय मैत्री देशों के द्वारा और धुरी देशों के द्वारा लड़ा जा रहा था। जिसमें हुआ क्या, मैत्री देश बोले तो फ्रांस, रशिया यानी कि यूएसएसआर, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, ये जीत गया था। ये विनर चिकन डिनर इनके साथ हो गया था। और उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था जो 1945 से लेकर 1991 तक चला था। तो ये सारी चीज़ें हमने वीडियो के पहले जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है उसमें, सेकेंड चैप्टर है उसमें, काफ़ी हद तक इनके बीच में होने वाली जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। अगर आप उन चीज़ों को समझ पाए अच्छी तरीके से तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोल्ड वॉर के अंदर दो अलायंस जो थे वो आपस में लड़ रहे थे, दो विचारधाराएं जो थी वो आपस में लड़ रही थी। यूएसए और यूएसएसआर पूरी तरीके से लड़ रही थी, जिसमें आपने वर्ल्ड लेवल पे देखा कि यूएसए की आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक प्रभावी हुई थी और 1991 के अंदर यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था, एक तरीके का कंट्रियों का मिला जुला देशों का एक समूह था, वो बाद में टूट गया और रशिया एक अलग कंट्री जाके बन गई थी और बाद में इनमें से 15 कंट्रियाँ अलग निकली थी। तो इस तरीके से कहानी चल रही थी और पूरे विश्व के अंदर अमेरिका एकमात्र शक्तिशाली देश बन चुका था। और उसमें अब हमें समझना है कि जब अमेरिका एकमात्र शक्तिशाली देश बन चुका था तो अब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आएंगे, एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम इस पूरी बुक के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा हम समझने की कोशिश करेंगे पूरी बुक के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम सारा इसमें कवर करेंगे। तो अब मैं आपको कुछ समझाने जाऊँगा कि भाई अगर आप इस बुक के अंदर अगर आपने ये सारे और छोर पढ़ लिए हैं, ये सारी बातें पढ़ ली है, तो आप समझेंगे इस पूरे चैप्टर का टॉपिक क्या है। इस पूरे चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचर, एक्सटेंट एंड लिमिट ऑफ द डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है वर्चस्व, जैसे आप अधिपत्य बोलते हैं। एक होता है ना, जैसे कि एक
पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डॉन टाइप बंदा राज करता है, तो वो अपनी शक्ति, अपना वर्चस्व किस तरीके से दिखाने की कोशिश करेगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितने इलाकों के ऊपर, कितनी कंट्रियों के ऊपर अपनी हुकूमत चलाएगा तो उसकी लिमिटेशंस क्या होगी, उसका एक मतलब कह सकता हूँ कि उसकी डॉन माफियागिरी जो होती है वो चलाने का सिस्टम कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे इस बुक के अंदर। दूसरा हम ये भी समझेंगे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड कल्चर एस्पेक्ट देखा जाएगा यूएस हेजमनी का, क्योंकि अमेरिका ही एकमात्र एक ऐसी कंट्री बनी थी जिसने विश्व के अंदर कैपिटलिस्ट को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया था कि उसके आगे दूसरी कोई भी कंट्री बचती नहीं है। दैट इज़ वाई यूएस इज़ द मोस्ट डोमिनेंट कंट्री जो अब वर्ल्ड के लेवल पे अपनी पावर दिखाने की कोशिश करेगा। और हम देखेंगे कि अगर अमेरिका को, यानी कि यूएस हेजमनी को, अमेरिकी वर्चस्व को अगर कोई चैलेंज देने वाला बंदा है, अगर कोई उसको चैलेंज दे सकता है, यानी कि इस डॉन को, जो पूरे वर्ल्ड का डॉन है, अगर इसको कोई चैलेंज देगा कि आई कैन डिफीट यू, आई कैन बीट यू, ऐसा कुछ भी, तो अगर कोई चैलेंज देगा तो उन्हें चैलेंज देने वाला है कौन, इस पूरे विश्व में चैलेंज देने वाला, उनके वर्चस्व को चैलेंज देने वाला कौन है, हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या वेदर इट कैन बी ओवरकम फ्रॉम यूएस हेजमनी। हम इस बुक के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका जो एकमात्र क्या कहते हैं पावरफुल कंट्री है, क्या इसके डोमिनेंस से उभरा जा सकता है, क्या इसके डोमिनेंस को ख़त्म किया जा सकता है। सो समझ रहे, इस पूरी बुक के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की गई है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि आपको समझाया जा सके कि बेसिक फंडा क्या है, फिर आप जब धीरे धीरे चीज़ों को कवर करते चले जाएंगे तो आपके माइंड में एक माइंड मैप बन जाएगा कि हाँ यार, इस पूरी बुक के अंदर तो यही चीज़ें, इस पे ही फोकस कर लेते हैं, और अगर इस पे फोकस कर लिया तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, है ना, तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। सो लेट मी स्टार्ट बाय दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे आप नई विश्व व्यवस्था बोलेंगे। अब आप नोटिस करेंगे जहाँ जहाँ पे आपको ये कलर दिखाई दे रहा है, ये कलर, वहाँ पे इनका वर्चस्व धीरे धीरे होता जा रहा है। इसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिकम द सिंगल सुपर पावर। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है पूरी तरीके से महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। यहाँ पे क्यों उभर चुका है? क्योंकि 1945 में कोल्ड वॉर चल रहा था और कोल्ड वॉर 1991 तक ख़त्म हुआ, रशिया का डोमिनेंस आ गया था। उसके बाद यूएसएसआर रहा नहीं और रशिया ने खुद बोल दिया कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक अच्छी है। सो दैट इज़ वाई अब यहाँ पे सिंगल पावर जो रहेगा वो अमेरिका रहेगा, और इसी वजह से पूरा विश्व जो है वो यूनिपोलर हो गया। आपको याद होगा मैंने सेकेंड चैप्टर के अंदर एक बताया था मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय। बहुराष्ट्रीय ये होता है बहुध्रुवीय, और ये होता है एक ध्रुवीय। बहुध्रुवीय का मतलब होता है मल्टी, बहुध्रुवीय का मतलब क्या होता है मल्टी, लेकिन यूनिपोलर का मतलब क्या होता है एक ध्रुवीय। कहने का मतलब ध्रुव का मतलब कंट्रीज है यहाँ पे। और आपको पता होगा हमने पहले वाली बुक में बात करी थी कि रशिया से जब भारत के रिलेशन अच्छे थे तो वो रशिया चाहता है कि पूरी दुनिया मल्टीपोलर बने, यूनिपोलर ना बने। वो इसीलिए इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाना चाहता था। लेकिन वर्ल्ड के लेवल पे अगर देखा जाए तो पूरी कंट्री की कंट्री यूनिपोलर बनती जा रही है। यूनिपोलर वो इसलिए बनती जा रही है या बन गई है क्योंकि अमेरिका एकमात्र शक्ति जो है, पावरफुल शक्ति जो है वो बन चुका है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। दैट इज़ वाई हमें इनमें समझना होता है। अब अगर अमेरिका यूनिपोलर है तो आप नोटिस एक चीज़ ज़रूर करेंगे। क्या नोटिस करेंगे वो मैं आपको फोकस कराता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर करेंगे कि अमेरिका को अभी तक ना अपनी शक्ति दिखाने का मौका नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि जब 1945 के अंदर कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो ऐसा कोई पीक पॉइंट नहीं पहुंचा था जहां पे यूएसए और यूएसएसआर आपस में लड़ जाए।
है ना। अगर लड़ जाते तो पूरा का पूरा विश्व खत्म हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। पूरा का पूरा विश्व खत्म हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ये लड़े ही नहीं। जैसे लॉजिक ऑफ डेटरेंस के नाम से आपने फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ा होगा, वो था। अब यहाँ पे हुआ ये कि अमेरिका को अपनी शक्ति दिखाने का एक ही बार मौका मिला था। वो मौका मिला था हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराने का। वो उससे उन्होंने दिखा दिया कि जो बम था हमारा कितना ज़्यादा खतरनाक था, जिसने हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर क्या कहते हैं अटैक कर दिया। अच्छा, आपको ना कमेंट करना है, आपको कमेंट करके मुझे अभी बताना है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे किस डेट पे बम गिरा गया था। ठीक है, कौन सी डेट पे बम गिरा गया था वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। अब यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम डाल दिए गए थे तो अमेरिका को इस टाइम पे ये शक्ति तो मिल गई, लेकिन उसके बाद उसको अपनी पावर दिखाने का दूसरा कोई मौका मिल नहीं पा रहा था। अब दूसरा कोई मौका इसलिए नहीं मिल पा रहा था कि कोल्ड वॉर चल रहा था, और कोल्ड वॉर के अंदर वो आपस में लड़ जाएंगे तो पूरा विश्व ख़त्म हो जाएगा। और 1991 के बाद अब अमेरिका एकमात्र इतनी खतरनाक शक्ति बन चुका है कि अब उसको अपना डोमिनेंस दिखाना है, कहीं ना कहीं तो उसको अपना डोमिनेंस दिखाना है। और कहीं ना कहीं डोमिनेंस दिखाने के लिए वर्ल्ड के लेवल पे ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे उसका डोमिनेंस दिखा। और पूरी बुक के अंदर आप अगर इन 4 ऑपरेशन के ऊपर फोकस कर लेंगे तो आप समझ के चलिए कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको आ गया। ये चारों के चारों ऐसे ऑपरेशन हैं, इन ऑपरेशंस के अंदर जो डोमिनेंस है, जो वर्चस्व है अमेरिका का, वो दिखाई देगा। ठीक है, तो पूरे चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रेस, एंड्यूरिंग फ्रीडम और इराकी फ्रीडम। इनको अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, वो हम जब आगे कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमें समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अमेरिका के डोमिनेंस के बारे में एक पॉइंट उठाएंगे, वो है हमारा कौन सा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है क्या, उसके लिए आपको द रजिस्टर्ड मेल की एक अखबार है, एक कटिंग है, आपको वो पढ़नी होगी। ये प्रिंटेड आप देख सकते हो, थर्सडे को हुआ था। थर्सडे कब, थर्सडे को हुआ था, थर्सडे है आपका अगस्त 2 तारीख को हुआ था ये 1990 में। 1990 का अखबार मैंने ढूंढा, द रजिस्टर्ड मेल, जो उस टाइम पीरियड पे छपता था। और यहाँ पे लिखा हुआ है सद्दाम हुसैन शेख अलाक साहब लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कुवैत के हैं, और सद्दाम हुसैन जो है वो इराक के हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इराक इन्वेड्स कुवैत ओवर ऑयल जो होते हैं, जो कुवैत था वो ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, और इराक ने उनके ऑयल के भंडार के ऊपर अटैक कर दिया था। सो दैट इज़ वाई द रजिस्टर्ड की मेल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ये बात कब की है, अगस्त की, 1990 की। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से फिलोसफर और बहुत से पॉलिटिक्स लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुवैत लोग जो थे वो इराक की बाउंड्री के ऊपर ड्रिल कर रहे थे, तो दैट इज़ वाई अटैक हुआ। बहुत से लोगों का ये मानना है कि इराक अपने तेल के भंडार के ऊपर डोमिनेंस बनाना चाहता था, और तेल को, जो कच्चा तेल होता है, उसको अपने हिसाब से बेचना चाहता था, इसलिए उसने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया ताकि कुवैत जो है ऑयल ना बेचे। कोई लोगों का ये मानना है कि कुवैत जो था वो इराक के ऊपर अपना डोमिनेंस बना के अपनी खुद की सरकार बनाना चाहता था, जैसे वर्ल्ड के लेवल पे कच्चा तेल जो होता है उस पर अपने अधिकार बना सके। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न आते हैं, लेकिन मेन जो आपको याद रखना होगा वो याद ये रखना होगा कि 2 अगस्त 1990 के टाइम पीरियड में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि इराक ने अटैक कर दिया कुवैत पे। अब इराक ने अटैक कर दिया कुवैत पे, तो यहाँ पे एनेक्स करने की बात आई। एनेक्स का मतलब होता है उस पर कब्जा कर लेना। अब देखिए, किसी कंट्री के ऊपर, बड़ी कंट्री है इराक है तो सभी को पता है, कुवैत जो है वो छोटी सी कंट्री है, लेकिन कुवैत की खास बात यह है कि वहाँ का एक कुवैती हमारे कम से कम 275 रुपये के बराबर है इंडिया के। तो उससे आप देख सकते हो कि उनकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा हाई है हमारे कंपैरिजन में, और किसी कंट्री के ऊपर उस समय पे डोमिनेंस कर लेना वो बहुत बड़ी बात थी, और उनके इलाके को एनेक्स कर लेना, कब्जा कर लेना, वो भी बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ पे अमेरिका एक सुपरमैन, सर्वशक्तिमान की तरह उड़ के आता है
और यहाँ पे वो बताता है कि अब मैं आपकी मदद करूँगा, तुम्हारा भाई जो है अभी ज़िंदा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये कैसे शुरुआत होगी वो हम समझने की कोशिश करें कि अमेरिका कैसे आया, कुवैत को कैसे आज़ाद कराया गया और इराक को क्या सज़ा दी गई, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा इसमें। आप ये देख सकते हो, ये 1 अगस्त 1990 की बात है। इनके ट्रूप्स जो थे वो कुवैती सिटी, अच्छा कुवैत की कैपिटल क्या है आपको ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। कुवैत की कैपिटल जो है उसको कब्जा लिया गया इराक के द्वारा। तो कैपिटल क्या है कुवैत की भाई, वो मुझे कमेंट करके बताइए, फाइंड आउट दिस और कमेंट करके बताइए कि कुवैत का कैपिटल क्या है। उसको सबसे पहले इराक ने कैप्चर कर लिया, अपने ट्रूप्स जो थे सैनिकों को वहाँ पे उतारा और उतारने के बाद उनके इलाके को कैप्चर कर लिया। उस समय कुवैत का कौन हेड था वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। इराक के अंदर सद्दाम हुसैन था, ये आप दिखाई दे सकते हैं। सऊदी अरेबिया की कंट्री के साथ टच यहाँ से ये कंट्री है, ये आपका कुवैत है और ये पूरा का पूरा इराक है। इराक ने अपने सैनिकों को क्या करा, यहाँ की कैपिटल जो है उस पर इन्होंने लॉन्च करवा दिया और यहाँ पे उनके ऑयल भंडार, ऑयल पे कैप्चर कर लिया, तो ना ऑयल भंडार पे कैप्चर कर लिया। ये पूरा मैप है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर ज़रूर करके मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, आप सभी को पता है कि वर्ल्ड लेवल पे 1955 के अंदर एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। अभी लीग ऑफ नेशन क्या है, जब आप ये सेकंड बुक ऑफ इसी चैप्टर का, इसी बुक का 6th चैप्टर पढ़ेंगे तो लीग ऑफ नेशन पता चलेगा। और लीग ऑफ नेशन के बाद इसका नाम UNO रखा गया था। UNO का मेन मकसद ये होता है कि जो कंट्रियां इनके साथ है, जैसे कि अब मान लीजिए इराक UNO के साथ है और कुवैत जो है UNO के साथ है, तो अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो UNO का मेन काम ये होता है वो फेयर रिजल्ट दे के वो बताए कि किस तरीके से किसका क्या काम था, किसका क्या रोल था, और फेयर बताएगा कि किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब इराक और कुवैत या ए भी किसी भी कंट्री के बीच में अगर फाइट होती है तो उन दोनों कंट्रियों के बीच में सलाह देने का काम, लड़ाई को छुड़वाने का काम, कॉम्प्रोमाइज़ करवाने का काम UNO का होता है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 2 अगस्त 1990 में जब अटैक कर लिया गया तो आप नोटिस करेंगे कि UNO के पास आज तक कोई इतना बड़ा खतरनाक डिसीज़न लेने का कोई फ़ैसला नहीं आया था। तो यहाँ पे UNO ने डिसीज़न लिया कि वो कुवैत को क्या करेंगे, आज़ाद करवा देंगे। अब आज़ाद इसलिए करवा देंगे क्योंकि UNO जो UNO है उसका मेन काम ही यही होता है कि विश्व के लेवल पे शांति को बनाए रखना, लड़ाई, मतलब जो विनाशकारी चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करना, ये सारा काम होता है। तो यहाँ पे कुवैत को बचाने के लिए सबसे पहले क्या करा गया, UN के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करा गया। रेजोल्यूशन समझते हैं, एक तरीके का चार्टर होता है। मतलब होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि UN के मेंबर जो भी हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और रेजोल्यूशन के अंदर ये बात होगी कि भाई इसको आज़ाद कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और उसके लिए एक वोटिंग होगी। जितने ज़्यादा लोग इसमें क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे और वोट करेंगे फेवर में या अगेंस्ट में, तो उसके हिसाब से UN जो होता है वो डिसीज़न लेता है। तो क्योंकि UN के अंदर खुद ही पावरफुल कंट्रियाँ होती है साथ में, तो वही मिलके डिसीज़न लेते हैं। तो इसीलिए देख सकते हो 29 नवंबर 1990, क्योंकि अगस्त की बात है इसलिए 29 नवंबर 1990 UN के अंदर बात होती है। इस मीटिंग को देख सकते हो आप, मीटिंग थी 2963वीं मीटिंग थी, जिसमें से टोटल 12 वोट डले। 12 वोट जो डले थे उस 12 वोट में ये कहा गया कि हाँ हमें कुवैत को बचाना चाहिए, और 2 वोट ये डले थे कि हमें कुवैत को नहीं बचाना चाहिए। अब जिसमें से 12 वोटों में से 4 कंट्रियाँ एग्री थी। 4 कंट्रियाँ उस समय परमानेंट मेंबर थी, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। परमानेंट मेंबर कंट्री कौन सी थी, चाइना थी, फ्रांस थी, यूनाइटेड किंगडम था और USA था। देखो USA के अंदर था। और दूसरी और कंट्री बची 8 कंट्रियां, उसमें अलग अलग, ये टेम्परेरी मेंबर थे, इसे आप नॉन परमानेंट मेंबर बोलते हैं। इस समय पे इंडिया नहीं था, ठीक है, 1990 के अंदर इंडिया नहीं था। वैसे भी हम लोग अपने भारत के अंदर उस समय गठबंधन सरकार का वो राग गा रहे थे हम लोग, वो जब आप इंडिया वाली बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे चार्टर पास हो गया। चार्टर पास होने का नवंबर में पास हो गया। कब, 9 नवंबर
सॉरी 29 नवंबर को बात हो गई कि ठीक है अब क्या कहते हैं हमें यूएनओ को बचाना चाहिए, सॉरी हमें किसको बचाना चाहिए, हमें बचाना चाहिए कुवैत को। अब देखिए लड़ाई से पहले एक तरीके की डिप्लोमेसी पॉलिसी होती है कि एक दूत जाएगा इराक के पास, उनसे बात करेगा, वो कहेगा कि भैया भैया छोड़ दो, उनकी ज़मीन पे आपने कैप्चर क्यों किया हुआ है, आप कैप्चर कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, उनके ऑयल भंडार को दिक्कत हो रही है, उनके खुद के डोमिनेंस को दिक्कत हो रही है, उनकी कंट्री में लोग डर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या किया गया, यूएनओ के द्वारा एक तरीके की डिप्लोमेसी तहत एक बातचीत करा गया, एक बातचीत, लेकिन जो कन्विंस हुआ वो फेल हो गया वो। और यहाँ पे इराक ने बोल दिया कि भैया हम नहीं बचने देंगे, क्या कहते हैं, या हम सपोर्ट नहीं करेंगे कुवैत का, क्योंकि हम उनके ऑयल भंडारों को कब्जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी बाउंड्रीज पे आके ये सारी चीज़ें करी थी। तो ठीक है, इसलिए यूएनओ ने पहली बार स्टिक एक्शन लेने के लिए कह दिया, और ये कह दिया कि भैया आन बान शान हमारी बचनी चाहिए। यूएनओ ने पूरी तरीके से परमिशन दे दी सभी देशों को कि हमें सभी देशों को मिलके कुवैत को बचाना होगा, और कुवैत को बचाने के लिए सबसे पहली बार यूएन ने इस बार परमिशन दे दी। और 29 नवंबर 1990 के अंदर ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो सिंपल सी बात है, अगली साल से ही ये रेजोल्यूशन क्या कहते हैं इफेक्ट में आएगा, और इसीलिए यूएन ने डिसाइड करा कि उसे लिबरेट कर देगा कुवैत को बाय फोर्स, मतलब बलपूर्वक तरीके से निर्णय किया गया कि कुवैत को आज़ाद करवाया जाएगा। इस तरीके से कुवैत को आज़ाद कराया गया। आज़ाद कराने का सिंपल सा आपको कोडेड ऑपरेशन याद रखना पड़ेगा। ये ऑपरेशन का नाम होता है ताकि लोकल लोगों को समझ में ना आए कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है क्या। अपने भारत के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन तिलक, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जाते थे, तो ये कोडेड नेम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसके अंदर यूएन मिलिट्री ने लिबरेट करवाने की कुवैत को कोशिश करी। तो आप देख सकते हो उस समय बहुत सारी सेंट्रल आर्मी, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और मेन जो पानी के रास्ते से आएगी वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जॉइंट फोर्स अलग अलग कंट्रियों की रहेगी, इजिप्ट की, सऊदी अरेबिया, सीरिया, मोरक्को, कुवैत, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऐसी बहुत सारी कंट्रियाँ थी, और 34 देश लगभग आए। 34 देशों की टोटल आप देख सकते हो सैनिकों की संख्या 6,66,000 की सैनिकों की संख्या थी। और ये संख्या पूरी तरीके से इराक के खिलाफ उतर गई। क्यों? क्योंकि उन्हें कुवैत को आज़ाद कराना था। लेकिन आप समझे इस चीज़ को कि यहाँ पे अमेरिका को तो अपनी पावर दिखानी है ना, तो अमेरिका को अपनी पावर दिखानी है, इसलिए यूएन मिलिट्री जो थी उसने भी क्या कहते हैं यूएनओ का साथ दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, 17 जनवरी को ये चीज़ स्टार्ट हुई 1991 में, ये वॉर स्टार्ट हुई, और 28 फरवरी 1991 तक ये वॉर चली। लगभग 42 दिन का ये वॉर चला। इस वॉर को 100 घंटे की वॉर भी बोला जाता है, 100 आवर्स वॉर बोला जाता है। 100 जंगों की एक जंग सद्दाम हुसैन ने कहा कि हम देख लेंगे सभी को, जो जितनी भी कंट्रियां आ रही है, लेकिन 100 घंटे ये वॉर चला। इस वॉर ने पूरी तरीके से इराक की धज्जियां उड़ा दी। इस वॉर को वीडियो गेम वॉर भी कहा गया था, प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा गया था, क्योंकि खाड़ी के पास कुवैत जो है वो है वहाँ पे, और इसके ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी है। तो यहाँ पे इस वॉर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से ये 43 दिन का वॉर चला। वैसे 42 दिन का वॉर चला। इस वॉर के अंदर पूरी तरीके से अमेरिका ने तबाही मचा दी, और अमेरिका ने ये साबित कर दिया कि हमसे जो बैठेगा वो अपने घर बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से उन्होंने बता दिया कि अमेरिका की आर्मी सुपीरियर है। यहाँ पे अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यूएस ने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, जैसे कि जर्मनी है, जापान है, सऊदी अरेबिया है, उनसे बहुत ज़्यादा पैसे वसूले। और यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिका ने पूरी तरीके से युद्ध में खर्चा करने का मेन मकसद उनका यही था कि वो पैसे कमाएंगे और अपने डोमिनेंस को देखेंगे। 34 देशों की आर्मी को लीड करने के लिए आप देख सकते हैं नॉर्मन श्रॉफकॉफ इनका नाम है, और ये व्यक्ति थे जिन्होंने सारी सेना को लीड करा था, और ये बहुत बड़ा नाम है उस टाइम पीरियड पे अमेरिकन फोर्स को
फोर्स के जनरल भी थे ये, और इन्होंने यूएन की सारी फोर्स को लीड करा था। और 75% जो अमेरिकी सैनिक ही हमें देखने को मिले थे। कहने का मतलब 6,60,000 सैनिक 34 देशों के थे, 34 देशों के थे, लेकिन उसमें से 75% जो थी सेना वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की थी। इस तरीके से आप 6,66,000 का अगर 75% निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी मात्रा में, लगभग 4 लाख कुछ सैनिक तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ही थे। तो अमेरिका ने अगर इतने सैनिक दिए तो 2 कारण थे, एक तो पैसे कमाने का, दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे अपना वर्चस्व दिखाने का। तो इतना क्लियर है आप सभी को। तो ये सब चीज़ें हैं, इतना अगर आप सीख जाते हैं तो आप समझ में आ जाएगा आपको। इससे इराक जो था कहीं जीतने वाला नहीं था दूर दूर तक। सो ये जो था ये पूरी बुक के अंदर पहला ऑपरेशन हमने बता दिया है। आई होप आपको चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा, ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। कुछ चीज़ें मिस कर दियो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको काफ़ी हद तक चीज़ें टच हो जाएंगी और समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई ये है रियलिटी बिहाइंड द ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। लेट मी मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।